नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का कैरियर इंडिया एजुकेशन में। जैसे कि सामान्य विज्ञान यानी जीव विज्ञान की जो सीरीज चल रही है, इसमें आज नंबर है प्रैक्टिस सेट नंबर 13। आज हम जंतु ऊतक पे चर्चा करने वाले हैं, एनिमल टिश्यूज। शुरुआत में यदि देखें तो हमने कोशिका पे अध्ययन कर लिया था। कोशिका के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन सभी को कवर कर लिया था। जितनी जानकारी थी उसको भी कवर कर लिया। विभिन्न प्रकार की जो कोशिकाएं हैं, इन्हीं के संयुक्त रूप को ऊतक ही कहते हैं, और ये ऊतक ही ज्यादा मात्रा में मिलकर पूरे शरीर का कहीं ना कहीं निर्माण करते हैं। तो इन्हीं ऊतक के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं दोस्तों, कि ऊतक किस तरीके से कैसे कार्य करते हैं। दोस्तों, ये जो ऊतक हैं, इनका अपना खुद का भी एक सिस्टम होता है। उस सिस्टम को सबसे पहले अपन कंसेप्ट के माध्यम से समझते हैं, जिससे कि पूरे के पूरे प्रश्न जो है वो एक ही बार में आपके दिमाग में छप जाने चाहिए कि कहाँ से प्रश्न कैसा क्या आता है। तो चलिए दोस्तों, हर बार की तरह अपन लेट नहीं करेंगे, सीधे कंसेप्ट पे आते हैं। कंसेप्ट के बाद में फिर प्रश्न उत्तरों पर आएंगे। चलिए, तो मैं पहली स्लाइड को ओपन करता हूं। जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं वो लोग टेलीग्राम से जुड़ जाएं, क्योंकि इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगा। तो चलो दोस्तों, ये जो सामने पहली वाली जो स्लाइड खुल चुकी है, इस पर अपन चर्चा करते हैं। तो आप लोगों ने देखा ऊपर ही जंतु ऊतक, जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारी जो कोशिकाएं हैं उनका आपस में मिल जाना ही ऊतक का निर्माण है, और ऊतक के बाद फिर शरीर का निर्माण होता है। लेकिन ये ऊतक भी अपने आप में 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पे आता है पेशीय ऊतक। नंबर 1 पे क्या आता है दोस्तों? पेशीय ऊतक। ये है नंबर 1, पेशीय ऊतक। दूसरा होता है तंत्रिका ऊतक। ये जो तंत्रिका ऊतक होता है दोस्तों, ये सभी ऊतकों पर नियंत्रण रखता है। ठीक है, आप देखिए इनका भी कितना गजब का सिस्टम। ये है संयोजी ऊतक दोस्तों। ये सभी को कनेक्ट करके रखेगा, आपस में जोड़कर रहेगा। ठीक है, और इनको एक तरीके से हम बोलते हैं सुरक्षा वाले ऊतक। कौन से? सुरक्षा। इसको हम उपकला ऊतक भी कहते हैं। एपिथियल टिश्यूज, इसको एडिपोज भी कहा जाता है। तो दोनों नाम है दोस्तों, कंफ्यूज मत होना, एडिपोज और एथिलियल टिश्यूज। ठीक है, दोनों नाम है, कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए, अब अपन चलते हैं और एक एक को उठाते हैं और देखते हैं। इस पूरे कंसेप्ट को आप समझ गए दोस्तों, तो इसके बाद जितनी पूरी क्लास है तो उसमें पूरे प्रश्न उत्तर है। प्रश्न उत्तर से और आपका क्लियर हो जाएगा, लेकिन इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। कंसेप्ट हम किसी का भी समझ लेंगे तो हमें पूरे प्रश्न उत्तर याद हो जाएंगे। फिर आप दूसरी किताब में कहीं और भी कुछ देखेंगे, अगर कुछ अलग दिखता है तो आप अपनी जानकारी अपनी दिमाग में इसके साथ में जोड़ लेंगे। और मान लो आपने सोचा कि एक किताब से एक लाइन पढ़ ली, दूसरी जगह से तीसरी पढ़ ली, एक पीडीएफ से ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया, तो सब कोई एक चीज क्लियर हो नहीं पाएगी। और मैटर भले कितना सारा आपके पास में हो गया, लेकिन अगर क्रम से नहीं है तो उसमें आप कहीं ना कहीं गलती कराएंगे। तो ऐसी गलती आपसे ना हो, इसलिए इस कंसेप्ट को बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मैं चर्चा करता हूं पेशीय ऊतक की। नंबर 1 पे है, इसको मस्कुलर टिश्यूज भी कहते हैं, मसल्स टिश्यूज भी कहते हैं। अब ये भी 3 प्रकार की पाई जाती हैं। एक होती है अरेखित पेशी, एक होती है रेखित पेशी, और एक होती है हृदय पेशी। अरेखित पेशियों का एक और नाम होता है, इनको अनैच्छिक पेशियां भी कहते हैं, यानी कि इनमें इच्छा नहीं होती है, अपने मन से चलेंगी। अरेखित पेशियों को अनैच्छिक पेशी भी कहते हैं, इंग्लिश में इसका नाम अनस्ट्रिप्ड है। रेखित पेशियों को ऐच्छिक पेशियां कहते हैं, जिनका नाम स्ट्रिप्ड है। और हृदय पेशियों को कार्डियक भी कहते हैं, है ना, हृदय पेशी। अब आप समझिए इनमें काम क्या होता है। ये जो आरेखित पेशी होती हैं दोस्तों, इनको अनैच्छिक पेशियां कहते हैं, मतलब कि ये हमारी इच्छा के अनुसार चलने वाली नहीं है। इनके जो काम जीवन से, जब से जन्म हुआ है तब से लेके अभी तक, ये अपने आप कार्य कर रही हैं। अगर आप चाहेंगे कि इनको मैं रोक लूं तो आप इनको रोक नहीं सकते। उदाहरण के लिए, जैसे कि आपका आहार नल, आपका आमाशय, आपका मूत्राशय, जितनी भी आपके शरीर के अंदर के अंग हैं, उनकी जो बाहरी दीवार है वो अरेखित या अनैच्छिक या अनस्ट्रिप्ड पेशियों से मिलकर बने हुए होते हैं। मान लीजिए आपने सोचा कि आज एक काम कर रहा हूं, 1 घंटे किडनी से बोल देता हूं भाई तू आज काम मत कर, कल करियो, तो क्या वो किडनी मान जाएगी? नहीं, वो तो अपने मन से काम करेगी। तो ऐसी जो मसल्स हैं वो इनके जो ऊपर पाई जाती है, उनको हम अरेखित मसल्स कहते हैं। क्लियर? तो उम्मीद है आप लोग अरेखित, अनस्ट्रिप्ड, अनैच्छिक पेशियों को समझ चुके हैं। रेखित या स्ट्रिप्ड या ऐच्छिक पेशियां क्या कहलाती हैं? ऐसी पेशियां जो हमारी इच्छाओं के अनुसार चलेंगी। जैसे आपका ये जो हाथ है, इस हाथ को आपने ऐसा किया तो हाथ यहां पर पहुंच गया, तो ये कहीं ना कहीं बीच में जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये पहुंच गया। लेकिन ये आपकी इच्छा के अनुसार काम कर रही हैं। आप चाहेंगे तो अपनी बॉडी को भी थोड़ा फुला सकते हैं, हाथ वाले को, है ना, और चाहेंगे तो सीने को भी फुला सकते हैं। तो ये जितनी भी पेशियां होती हैं, इन्हीं को ऐच्छिक, रेखित या स्ट्रिप्ड मसल्स कहा जाता है या पेशी कहा जाता है। ये हमारी हड्डियों में खास तौर पर अगर देखा जाए तो हड्डियां जहां से जुड़ती हैं, वहां पर टेंडन के रूप में आकर
एक तरीके से विस्थापित हो जाती हैं या टेंडन के रूप में आ जाती हैं। ठीक है, तो ये होती हैं हमारी रेखित पेशियां, स्ट्रिप्ड या ऐच्छिक पेशियां। तो दो हमने देखी। अब एक और आती है दोस्तों हृदयक पेशी। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर की कोई भी पेशी रुक सकती है लेकिन हृदयक पेशी कभी नहीं रुकती। आपका जब से जन्म हुआ है, जब से आपका हृदय बना हुआ है, आप समझिए कि ये निरंतर चालू रहेगा और ये तब जाकर बंद होगा जब आपकी मृत्यु हो जाएगी। यानी हृदय का रुकना एक तरीके से मृत्यु ही है। तो हृदय की जो पेशियां हैं जिनको कार्डियक भी कहते हैं, ये जो हृदय की पेशियां हैं ये जीवन पर्यंत चलने वाली पेशियां हैं। तो इनको अलग तरीके से अलग जगह पर रखा गया है। लेकिन आप अगर ऑल ओवर और देखें, ध्यान दें, तो जो हृदय पेशी हैं दोस्तों वो आरेखित पेशी के अंतर्गत ही आती हैं। किसके? आरेखित पेशी के अंतर्गत। तो कभी कभार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि हृदय पेशी किन के अंतर्गत आती हैं, तो जब ऑप्शन में आ जाता है तो वहां रेखित आएगा, आरेखित आएगा, दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो फिर आप आरेखित को लगाएंगे। लेकिन ऑप्शन में आरेखित नहीं है तब आप फिर जो दूसरा ऑप्शन होगा कि ये हृदयक स्वतंत्र पेशी है तब आप लगाएंगे। वैसे अगर देखा जाए तो ये आरेखित पेशी यानी अनस्ट्रिप्ड के अंतर्गत ही हृदय पेशी आती हैं। लेकिन चूंकि ये जीवन पर्यंत चल रही हैं, बिना रुके चल रही हैं, इसलिए इनको अलग रख दिया गया है। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को पहली पेशी ऊतक समझ में आ गई होगी। चलिए दूसरे वाले पे आते हैं। दूसरे को हम बोलते हैं तंत्रिका ऊतक, नर्व टिश्यूज। अब इसमें यदि मैं ब्रेन लिख देता हूं तो आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये जो कोशिकाएं होती हैं जिनसे मिलकर ऊतक बने होते हैं, यानी ये जो ऊतक होते हैं ये हमारे ब्रेन में पाए जाते हैं। ब्रेन के ऊतक की एक कहानी होती है दोस्तों, या कोशिका की कहानी होती है कि जैसे ही आपका जन्म होता है तो इनमें विभाजन होना बंद हो जाता है। अब ये अपन लोगों ने क्या पढ़ा था, ये वाली चर्चा मैंने कोशिका वाला जब चैप्टर था तो वहां भी कर दी थी कि हमारा जो ब्रेन होता है, इस ब्रेन की जो कोशिकाएं हैं इनमें विभाजन नहीं होता। ये जैसे बचपन में थी, जैसे आप पैदा हुए थे तब से लेकर अभी तक उसी तरीके से होती हैं। और इन्हीं में जब दोस्तों विभाजन एकदम से होना चालू हो जाता है तो उसी को ब्रेन ट्यूमर बोलते हैं। सुना होगा आप लोगों ने, भाई उसको ब्रेन ट्यूमर था वो समाप्त हो गया। तो वो इसीलिए होता है कि इनमें जब विभाजन चालू हो जाता है एकदम से तो भाई ब्रेन ट्यूमर बन जाता है। तो तंत्रिका ऊतक में पहली बात तो विभाजन नहीं होता। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आता है, इसलिए इसको याद रखें। ठीक है, ये भी दो प्रकार से मिलकर बनती हैं। एक होते हैं न्यूरॉन्स यानी तंत्रिका की जो कोशिकाएं हैं, और एक होता है न्यूरोग्लिया। क्लियर है? इसका मुख्य कार्य क्या होता है इसको आप लोग ध्यान रखें। तो जितने भी ये पूरे ऊतक हैं इन सभी पर नियंत्रण रखना, ये आप लोगों को याद रहेगा। क्या रखना? नियंत्रण रखना। तो यहां से ये वाली बात निकल कर आई। तीसरे वाले पर आते हैं संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यूज। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इससे प्रश्न बार बार पूछा जाता है। यदि आप लोगों ने पहले पेपर दे रखा होगा तो आप समझ गए होंगे। कनेक्टिव टिश्यूज, संयोजी ऊतक, जिसमें आता है मुख्यतः रक्त। रक्त का जो चैप्टर है बस अब इसके बाद ही आने वाला है दोस्तों। आप लोग देख रहे हैं पूरा एक सीरीज से काम चल रहा है। तो जो रक्त वाला चैप्टर है जिसमें हम ब्लड पे चर्चा करेंगे, ये दरअसल एक संयोजी ऊतक है। इसको और सरल भाषा में हम तरल संयोजी ऊतक कह देते हैं क्योंकि ये तरलता को लिए हुए है। तो कौन कौन से आते हैं पहले ये देख लेते हैं। तो नंबर 1 पे आ जाता है रक्त, दूसरे पे आ जाता है लसिका, तीसरे पे आ जाती है हड्डी यानी बोन, और चौथे पे आ जाती है उपस्थि यानी कार्टिलेज। अब आप समझिए ये जो संयोजी ऊतक होते हैं, कनेक्टिंग टिश्यूज, इनका जो मुख्य कार्य है वो शरीर के अंगों को कनेक्ट करे रहना है, जोड़े रखना है। इसीलिए इन्हें संयोजी ऊतक कहते हैं, जिनमें मुख्यतः कार्य रक्त का होता है। इसके अलावा रक्त जोड़े तो रखता ही है, साथ साथ में संवहन भी करता है ना, संवहन भी करता है। और क्या क्या करता है रक्त? शरीर के ताप को नियंत्रित भी करता है। ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों कि रक्त इनमें से कौन कौन से कार्य करता है। रक्त जो है यह कौन सा ऊतक है? तो तरल संयोजी ऊतक है। रक्त क्या करता है? ताप को नियंत्रण करता है। रक्त संवहन पदार्थों को भी यहां से वहां पहुंचाता है, मतलब संवहन की जो क्रिया है वो करता है। इस संवहन की क्रिया के माध्यम से ही जो पदार्थ हैं वो यहां से वहां पहुंचते हैं। कौन कौन से पदार्थ पहुंचते हैं वो सब अभी अपन चर्चा करने वाले हैं। एक लसिका और होता है। आप कहेंगे सर ये क्या है? लिम्फ इसको बोलते हैं इंग्लिश में। ये लसिका दरअसल पीले कलर का एक भाग होता है या पीले कलर का एक गाढ़ा सा द्रव होता है जो रक्त के साथ में ही हुआ करता है। तो यदि आप रक्त याद करेंगे तो लसिका को भी याद कर लीजिएगा, और जब हड्डी को याद करेंगे बोन, तो उसी के साथ में उपस्थि को भी याद कर लीजिएगा। तो चार चीजें मत भूलिएगा। बेसिकली रक्त से ही प्रश्न आते हैं, इनसे नहीं आते। फिर भी एक नंबर के प्रश्न में कभी कभार लसिका, हड्डी और उपस्थि को पूछ लेता है, तो याद रखिएगा। तो संयोजी ऊतक को हम समझ गए, कनेक्टिव टिश्यूज है, सबको साथ लेके काम करने वाला जो ऊतक है वो संयोजी ऊतक है। क्लियर है? अब आते हैं अपन उपकला ऊतक पर। इनको एक तरीके से सुरक्षा ऊतक भी कहा जाता है। एपिथेलियल टिश्यूज या एडिपोज टिश्यूज, ये टिश्यूज ये जो होते हैं ये दोस्तों बसा के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? बसा के बने होते हैं। ये बसा लिखा हुआ है,
वसा के बने हुए होते हैं। अब वसा का कार्य क्या क्या होता है दोस्तों शरीर में? सबसे महत्वपूर्ण कार्य वसा का होता है शरीर को सुरक्षा प्रदान करना। क्या प्रदान करना? सुरक्षा प्रदान करना। शरीर में जब कभी कार्बोहाइड्रेट की भी कमी होती है दोस्तों, तो ये वसा कुछ समय के बाद कार्बोहाइड्रेट में भी परिवर्तित होना चालू हो जाती है, और वसा से ऊर्जा भी शरीर में बहुत ज्यादा मिलती है। लेकिन यदि वसा का ज्यादा मात्रा में उपयोग कर लिया जाता है तो ये शरीर को आलसी भी बना देती है, तो इसको भी याद रखें। तो ये उपकला ऊतक में आते हैं। अब वसा कहाँ कहाँ रहती है? आप लोगों ने देखा होगा कि मनुष्य में यदि देखा जाए तो सबसे ज्यादा वसा उसके पेट में होती है। तो जब पेट में उसके वसा होती है, तो यदि कोई व्यक्ति है, अब आप लोग अंदाज लगाइए, मान लीजिए किसी को आप 10 दिन खाना नहीं दें, तो क्या उसका पेट कम हो जाता है? नहीं होता भाई, वैसे ही का वैसे ही रहता है। तो जो ऊपर वाला उसका भाग होता है वही वसा में होता है। ये जो वसा है ये दरअसल हमारे पूरे शरीर में होती है। कहीं कहीं इसकी मात्रा ज्यादा हो जाती है, जैसे कहीं पेट पे हो जाती है ज्यादा, या फूलों पे ज्यादा हो जाती है, आप लोगों ने देखा होगा, है ना, गर्दन के आसपास ज्यादा हो जाती है ना, रहती, लेकिन ये पूरे शरीर में है। और इसी की जब कमी हो जाती है दोस्तों, जब शरीर में इसकी कमी हो जाती है, तो आपने देखा होगा बहुत सारे पतले दुबले से लड़के होते हैं, पतली दुबली लड़कियां होती हैं, गाल घुसे हुए हैं अंदर, तो वो दरअसल वसा की कमी है उनके अंदर। बहुत सारे जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनको आपने देखा होगा, जिनकी उम्र लगभग में अगर देखा जाए तो 55 से क्रॉस कर गई है। कितनी? 55 से क्रॉस। तो उनकी जो आप खाल देखेंगे तो उनके खाल के नीचे वसा जो है वो जा चुकी है, या वसा की मात्रा कम हो गई है। तो कम हो जाने की वजह से झुर्रियां पड़ने लगती हैं, ऐसे ऐसे छोटे छोटे से दाने पड़ने लगते हैं। तो यही झुर्रियां जो होती है वसा की कमी से पड़ती हैं। और ये जो कुबड़ की मैंने चर्चा की है, ये कुबड़ आपने देखा होगा कि जो ऊंट होता है, ऊंट के ऊपर भी एक कुबड़ होता है, और ये जो कुबड़ होता है इसमें वो वसा का संग्रहण करता है। किसका? वसा का। आदमी कहता है कि वो कुबड़ में पानी भरे हुए, पानी कुबड़ में नहीं रहता है। कमेंट में बताइएगा पानी कहाँ पर रहता है? कुबड़ में सिर्फ वसा होती है। क्लियर है? तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को जंतु ऊतक का जो पूरा का पूरा कंसेप्ट है ये समझ में आ गया होगा। प्रश्न यहीं से आते हैं। चलिए अब अपन प्रश्नों को देखते हैं और इनके आंसर लगाते हैं। ठीक है, चलिए। सबसे पहला ये जंतु ऊतक। ऊतक क्या कहलाते हैं? तो शुरुआत में मैंने बताया, शरीर में पाई जाने वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। जंतु कोशिका के संयुक्त रूप को जंतु ऊतक कहा जाता है। यह 3 प्रकार के मुख्यतः होते हैं। कितने प्रकार के बताए हैं? 3 प्रकार के मुख्यतः होते हैं। तो एक हो गया उपकला ऊतक, एक हो गया संयोजी ऊतक, और एक हो गया पेशीय ऊतक। इन्होंने कितने प्रकार के बताए? 3 प्रकार के। अपन ने चर्चा कितनी की है? 4 प्रकार के। तो यहाँ पर कौन सा नहीं है? तो तंत्रिका ऊतक जो है वो नहीं है। वो किसके अंतर्गत आएगा अभी आप देखिएगा। ठीक है। उपकला ऊतक किसे कहते हैं? ऐसे ऊतक जो ये दोनों टाइप से मैंने बताया। अब याद रखिएगा दोस्तों, किताबों में 4 प्रकार के भी हैं और 3 प्रकार के भी हैं, लेकिन वो किस तरीके से हैं वो अभी आपको पता पड़ेगा। इसीलिए दोनों चीजों को मैं लेके आया हूं, ताकि इसमें भी आप कंफ्यूज में ना आए। बहुत सारे लड़कों को इसी में कंफ्यूज आता, अरे यार सर उसमें 3 थे इसमें 4 हैं, ये क्या सिस्टम है? अभी सिस्टम समझ में आएगा आपको। सबसे पहले उपकला ऊतक को देखते हैं, जैसे कि अपन ने चर्चा की। ऐसे ऊतक जो जंतु की बाहरी, भीतरी या स्वतंत्र सतहों पर पाए जाते हैं, इनमें रुधिर कोशिकाओं का अभाव होता है, यानी इनमें रुधिर कोशिकाएं नहीं होंगी। ठीक है, जिसके कारण इन ऊतकों की कोशिकाओं का पोषण विसरण के माध्यम से लसिका के द्वारा होता है। किसके द्वारा? विसरण के माध्यम से लसिका के द्वारा। एडिपोज ऊतक की बात चल रही है, सबसे लास्ट वाली जो अपन ने यहां पर चर्चा की थी, ये है उपकला ऊतक। ठीक है, यह शरीर के कई महत्वपूर्ण अंगों पर पाए जाते हैं, जैसे त्वचा की वाह सतह, अभी अपन ने चर्चा की, हृदय, फेफड़ा एवं वक्र के चारों ओर, तथा यकृत एवं जनन ग्रंथियों की दीवारों पर, एकदम बाहर की ओर पाए जा रहे हैं दोस्तों, समझना। यह शरीर के अंगों को चोटों से बचाता है। क्यों बचाता है? क्योंकि इसमें वसा होती है, यही अपन ने चर्चा की, तथा उन्हें नम भी बनाए रखता है। क्लियर? उपकला ऊतक, एडिपोज ऊतक को हम समझ लिए। अब आगे चलते हैं। संयोजी ऊतक, वैसे ऊतक जो शरीर के अन्य सभी ऊतक तथा अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं, यानी कनेक्टिंग टिश्यूज संयोजी ऊतक कहलाते हैं। जैसे रक्त एवं लसिका, यहां पर 2 उदाहरण है, 2 और मैंने आपको बताए थे, हड्डी और उपस्थि। इन्हें तरल संयोजी ऊतक भी कहते हैं। ये तरल शब्द को याद रखना, है ना। यह संवहन के कार्य में सहायक होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण, यह ऊतक शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करते हैं। ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बार बार प्रश्न आता है। मृत कोशिकाओं को नष्ट करके मृत ऊतक एवं मृत कोशिकाओं की पूर्ति भी करता है। ठीक है, ये 2 बातें और याद रखें। नाभि रज्जु प्रोण संयोजी ऊतक है। अब आप कहेंगे नाभि रज्जु क्या है? नाभि रज्जु प्रोण का मतलब होता है पुराने संयोजी ऊतक है। नाभि रज्जु जो नाभि होती है पेट के पास में, उसी नाभि रज्जु को प्रोण, यानी कि ये पुराने ऊतक हैं। प्राणियों में एडिपोसाइट संयोजी ऊतक में वसा संग्रहित होती है। इस वाले पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा। एडिपोसाइट संयोजी ऊतक में वसा संग्रहित होती है। क्या होती है? वसा संग्रहित होती है। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। पेशीय ऊतक क्या होते हैं? ऐसे ऊतक जिनमें संकुचनशीलता पाई जाती है।
पेशी ऊतक कहलाते हैं। शरीर की सभी पेशी इसी ऊतक से मिलकर बनी होंगी। ये भी 3 प्रकार के होते हैं। एक होगा आरेखित पेशी, जिन्हें अनैच्छिक कहा गया है। रेखित यानी जिन्हें ऐच्छिक कहा गया है। हृदयक जिन्हें कार्डियक कहा गया है। आरेखित पेशी क्या कहलाती हैं? यह पेशी ऊतक उन अंगों की दीवार पर पाया जाता है जो अनैच्छिक रूप से गति करते हैं, जैसे आहार नाल, मलाशय, मूत्राशय, रक्तवाहिनी या आरेखित पेशियां उन सभी अंगों की गतियों को नियंत्रित करती हैं जो स्वमेव गति करते हैं या स्वयं गति करते हैं। स्वयं गति करना, स्वमेव गति करना दोनों एक ही बात है। चलिए आगे चलते हैं। रेखित पेशियां क्या कहलाती हैं? यह पेशियां शरीर के उन भागों में पाई जाएंगी जो इच्छानुसार गति करेंगे। ये हमारे हाथ पांव है जो प्राय इन पेशियों के एक या दोनों सिरे रूपांतरित होकर टेंडन में अस्थियों के रूप में जुड़ जाते हैं। इंपॉर्टेंट पूछते हैं बार बार, टेंडन किस में आता है? रेखित पेशी में आता है, ऐच्छिक पेशियों में आता है। क्लियर? अब आता है हृदयक पेशी। यह पेशियां केवल हृदय की दीवारों में पाई जाती हैं। हृदय की गति इन्हीं पेशियों के कारण होती है जो बिना रुके जीवन पर्यंत गति करती हैं। इंपॉर्टेंट सीधा प्रश्न आता है, जीवन पर्यंत गति करने वाली पेशियों को क्या कहते हैं? हृदयक पेशी। क्लियर? कार्डियक टिश्यूज। संरचना की दृष्टि से या कार्डियक मसल्स, ठीक है, कार्डियक मसल्स आप लोग याद रखिए, टिश्यू यानी ऊतक और मसल्स यानी पेशी। संरचना की दृष्टि से यह रेखित पेशी ऊतक से मिलती है। अब एक बात और याद रखना, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल के आ रही है। प्रश्न आता है कि हृदयक पेशी, अगर थोड़ा कठिन प्रश्न आएगा तब की बात कर रहा हूं, कि हृदयक पेशी संरचना की दृष्टि से कैसे दिखती है, तो वो रेखित पेशी के समान दिखेगी। रेखित पेशी यानी कि ये टेंडन के समान दिखेगी। पर कार्य रूप में यदि आप देखेंगे तो ये तो संरचना की दृष्टि से हो गया, लेकिन यदि आ जाए कार्य रूप में, या किसके समान कार्य करेगी? कार्य रूप में, तब आप लगा के आएंगे अरेखित पेशी यानी अनैच्छिक कोशिकाओं के जैसे। आप चाहें, आपका दिल रुक जाए तो रुक जाएगा क्या? करके देखिए, अभी बोलिए अपने हृदय से, भाई रुक जाए यार, रुक जाएगा क्या? नहीं रुकेगा भाई। ये तभी रुकेगा जब आपको निपटना होगा, है ना, जाना होगा ऊपर। तो इसलिए हृदय पेशी कभी नहीं रुकती। तो ये कार्य की दृष्टि से यदि देखा जाए तो आरेखित पेशी के जैसे हैं, और संरचना की दृष्टि से यदि हम देखेंगे तो ये रेखित पेशी कहलाती है। क्लियर है? तो ये दोनों बातों को विशेष ध्यान से करिएगा। नहीं समझ में आए तो थोड़ा रिवर्स करके फिर से सुन लीजिए। मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या 639 होती है। सरल प्रश्न पूछ लिया जाता है, संख्या को याद रखिएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी ग्लूटस मैक्सिमस है। कूल्हे की मांसपेशी यानी जो कूल्हे की हमारी मांसपेशी है वो सबसे बड़ी होती है, उसको बोलते हैं ग्लूटस मैक्सिमस। क्लियर है? अब चलते हैं आगे। तंत्रिका ऊतक किसे कहते हैं? ये तंत्रिका ऊतक चौथे वाले हैं दोस्तों। ये देखिए, ये चौथे वाले, ये जो तंत्रिका ऊतक, जहां मैंने यहाँ दूसरे में समझाया है तो वही वहां पर चौथे में आ चुके हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, पहला नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ कैसा भी आ जाए वहां कैसा आ जाए, हम सिस्टम समझ गए, हम तंत्र को समझ गए, तो ये ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए कि यार पहले एक आया दो आया। ये कोई क्रम में काम थोड़ी ना करते हैं, सब एक साथ काम करते हैं। तो यदि इनको आगे पीछे करके ही बता दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तंत्रिका ऊतक आ गया है, ये बात है, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या देखा था? हमने यहाँ ये देखा था कि ये 3 प्रकार के हैं, पर जब तंत्रिका ऊतक आ जाता है तो ये भी होता है। ठीक है? अब इसका मुख्य कार्य क्या है? तंत्रिका ऊतक को हम चेतना ऊतक भी कहते हैं। सबसे पहली बात याद रखिएगा, जो ब्रेन में पाए जाते हैं इनको हम चेतना ऊतक भी कहते हैं। चेतना ब्रेन में तो होती ही है। जीवों का तंत्रिका तंत्र इन्हीं ऊतकों का बना होता है, याद रखिए। ये 2 विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है। एक तंत्रिका कोशिका या जिन्हें हम कहते हैं न्यूरॉन्स, और दूसरा होता है न्यूरोग्लिया। यह ऊतक शरीर में होने वाली सभी अनैच्छिक ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। जो भी रेखित हो रही हैं, अरेखित हो रही हैं, इन सभी को, हृदय वाली भी हो रही हैं वो भी, सभी को ये नियंत्रित करता है। न्यूरोग्लिया कोशिकाएं मस्तिष्क की गुहा को आश्रित करती हैं। जन्म के बाद, इंपॉर्टेंट लाइन, मानव के तंत्रिका ऊतक में कोई विभाजन नहीं होता। यानी कि मान लीजिए इस तरीके की कोशिका है तो इससे कभी दूसरी कोशिका नहीं बनेगी, लेकिन कहाँ? मानव के मस्तिष्क में। इस बात को भी आप लोग अच्छे से याद रखें। अब देखिए, अनैच्छिक ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करती है, और जो ऊतक है उनको भी नियंत्रित करेगी। किस तरीके से? मान लो हृदय है, किडनी है, ये सब, जब किसी का दिमाग ज्यादा खराब हो जाता है या वो टेंशन ले लेता है तो ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। तो वो पूरी चीजें दिमाग में होने की वजह से ही होती हैं। दिमाग में आप जो भी मन में सोच लेते हैं वैसे ही पूरी क्रियाएं पूरे शरीर में होने लगती हैं। हालांकि वो अनुकंपी तंत्र, और ये वाला जो चैप्टर इसके बाद आएगा, अभी अपन इसके बाद में ब्लड को पढ़ेंगे, और उसके बाद में जो अपन पढ़ेंगे उसमें आएगा कि किस तरीके से हमारे शरीर में ये सब क्रियाएं होती है। जब हम डर जाएंगे तो कैसी क्रियाएं होने लगेंगी, हंसने लगेंगे तो कैसी क्रियाएं होने लगेंगी, है ना। तो इन सबको एक तरीके से जो नियंत्रण करने का कार्य होता है दोस्तों, वो सबसे ऊपर जो हमारा मस्तिष्क है वही करता है। क्लियर है? चलिए दोस्तों, आज की जो अपनी क्लास है उसको अपन समाप्त करते हैं,
उम्मीद है आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दें। टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर ही प्राप्त होगा। नमस्कार।